अस्सलामुअलैकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फाइनेंस कमीशन के कर्जों और सूद की अदायगी में मदद की अपील की। पवन कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सैलाब मुतासिरीन के लिए 1 करोड़ का चेक पेश किया। बीआरएस लीडर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पीएसी चेयरमैन के ओहदे पर पार्टी छोड़कर आए एमएलए की तकर्रुरी पर किया एतराज़। हेमंत सोरेन का इल्ज़ाम, बीजेपी अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट को खरीदने की साजिश में मुलव्विस। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फाइनेंस कमीशन के इजलास के दौरान रियासत की माली मुश्किलात पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासत तेलंगाना को 6.75 लाख करोड़ रुपए के जायद के भारी कर्जों का बोझ उठाना पड़ रहा है और सूद की अदायगी एक संगीन मसाला बन चुकी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फाइनेंस कमीशन से मुतालबा किया है कि वो रियासत को इस माली बहरान से निकालने में मदद फराहम करे ताकि कर्जों और सूद की अदायगी के बोझ को कम किया जा सके। Their numbers, what has been the liabilities on the budget, what have been liabilities on the off budget, how they see the finances going forward, and then of course they also briefed us on the plan for the development of Telangana, and certainly the commission was very impressed with what it heard on the development plan. In the generally urbanization has taken a back seat in the development process in India, but Telangana, to me, certainly from what I heard in the presentation, % కాకుండా 50% 50-50 అంటే కేంద్రం 50 మిగతా 50% రాష్ట్రాలకి ఇచ్చే విధంగా మీరు రికమెండ్ చేయండి అని అడిగాం. దీనివల్ల కొంత రాష్ట్రాలకి ఆర్థికపరమైనటువంటి వెసులుబాటు దొరికి వారి ఆర్థిక ప్రణాళికలు లేకపోతే పెట్టుబడుల ప్రణాళికలు చేసుకోవడానికి। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर झील में गणेश मूर्ति के विसर्जन के हवाले से एक अहम हिदायत जारी की हैं। अदालत ने 2021 में तय किए गए रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म के तहत सिर्फ मिट्टी से बने और माहौल दोस्त मूर्तियों का टैंक बंड में विसर्जन की इजाज़त दी गई है, जबकि पीओपी से बनी मूर्तियों को हुसैन सागर के बजाय मसनूई तालाबों में विसर्जन करना होगा। यह अहकामात दरखास्त गुजार वेणु माधव की दरखास्त पर जारी किए गए हैं, जिन्होंने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। वेणु माधव ने खास तौर पर एतराज़ किया कि हुसैन सागर के टैंक बंड पर भारी क्रेनें रखी जा रही है, जिससे टैंक बंड को नुकसान पहुँचने का खदशा है। अदालत ने दरखास्त गुजार से ताख़ीर से दायर की गई तौहीन अदालत की दरखास्त पर नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन एक बार फिर 2021 के रहनुमा उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पीओपी से बनी मूर्तियों को कुदरती आबी ज़खायर में हरगिज़ नहीं डुबोया जाएगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने बुध के रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और सैलाब मुतासिरीन के लिए CMRF में 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। अदाकार और सियासतदान पवन कल्याण ने 4 सितंबर को दोनों तेलुगु रियासतों के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 6 करोड़ रुपए के अतिया का ऐलान किया था। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर आला को 1-1 करोड़ रुपए अतिया करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के 400 देहातों में इमदादी सरगर्मियों के लिए इजाफी 4 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बैन रियासती ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात पवन कल्याण के आंध्र प्रदेश असम्बली इंतखाबात में TDP जनसेना बीजेपी इत्तेहाद के शानदार कामयाबी के बाद जून में नायब वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली बार हुई। बीआरएस के लीडर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर पार्टी छोड़कर आए एमएलए की तकर्रुरी को पार्लिमानी रवायत और रूह के खिलाफ करार दिया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजाहत की कि मालियाती कमेटियों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये कमेटी रियासती हुकूमत के अखराजात पर निगरानी रखती है। उन्होंने इस्तदलाल किया कि मुल्क में पीएसी चेयरमैन का ओहदा अमूमन अपोजिशन के हवाले किया जाता है, जिससे अपोजिशन के सवालात उठाने का इम्कान होता है। साबिक कानून साज उमूर के वजीर ने असम्बली के रूल बुक का हवाले देते हुए कहा कि पीएसी में
13 अरकान होते हैं, जिसमें 9 अरकान असम्बली होने चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि PAC के अरकान का इंतखाबी निज़ाम के तहत नहीं होता और असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर मालियाती कमेटियों के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हैं। PAC के इंतखाबात के बाद स्पीकर असम्बली कमेटी के मेंबरान के नामों का ऐलान करती है। Elected, the members nominated or declared elected after the expiry of time for withdrawal of candidature. If the number of members nominated after withdrawal is more than number of members to be elected, election is held on the stipulated date as is mentioned in the program and the results are announced after counting. అంటే నామినేషన్ల తర్వాత విత్డ్రాల్కు డేట్ అనౌన్స్ చేయాలి. విత్డ్రాల్ తర్వాత అసలు ఎందరు ఫీల్డ్లో ఉన్నారో నోటీస్ బోర్డు మీద లిస్ట్ పెట్టాలి. ఒకవేళ నోటీస్ బోర్డు మీద లిస్టులో ఈ 13 మంది కంటే ఎక్కువ మంది నామినేషన్స్ ఫైల్ చేస్తే ఎలక్షన్ చేయాలి. 13 మందే నామినేషన్ ఫైల్ చేస్తే ఏకగ్రీవంగా అనౌన్స్ చేయాలి. అది కూడా అనౌన్స్ చేయాలి మళ్ళీ. ఇగో ఇంత ప్రాసెస్ని ఏమీ చేయకుండా ఒక 2 గంటలు టైం ఇచ్చి నామినేషన్లు తీసుకోమని చెప్పి నామినేషన్లు తీసుకున్న ఒక నెల రోజులకి ఇవాళ సడన్గా బులెటిన్ విడుదలైంది అకస్మాత్తుగా. అంటే ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు ప్రాసెస్ని కూడా ఫాలో కాలేదు. వాళ్ళ తప్పుల్ని కప్పుపుచ్చుకోవటానికి, వాళ్ళ లోపాలు ప్రజలకు తెలియనీయకుండా చేయటానికి ఇగో ఇంత ఘోరమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా ఇవాళ వాళ్ళు వ్యవహారం చేసినారు. సరే, తర్వాత ఇది రూల్స్ బుక్, అసెంబ్లీ రూల్స్ బుక్. ఈ రూల్స్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 93 250 పారా. ఈ 250 పారాలో ఏముందంటే ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, అది ఇంతకుముందు చెప్పినాను, ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇట్స్ మెంబర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. అంటే దీంట్లో ఈ రూల్ 250లో ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంది, ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 13 మెంబర్స్ ఆఫ్ హూమ్ 9 మెంబర్స్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అమాంగెస్ట్ అసెంబ్లీ అండ్ 4 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ కౌన్సిల్. The 9 members of the assembly shall be elected by assembly from the amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రూల్ నంబర్ 250లో ఒకటేమో ఏ పార్టీకి ఎంతమంది మెంబర్లు వస్తారు ప్రపోర్షనల్ ప్రకారం. 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు గల అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 38 మంది, 39 యాక్చువల్గా, చనిపోయింది ఒక 38 మంది ఆ రోజు. 38 మందికి ఎంతమంది ఎన్ని మెంబర్లు ఇస్తారు అనేది ఒకటి ఈ 250లో మెన్షన్ చేసింది. అది లెక్క చేస్తే 38 మందికి 3 బీఆర్ఎస్కి వస్తాయి. అట్లాగే రెండోది ఏంటంటే వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఆ ముగ్గురికి ఈ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్, ఆ ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని ఓట్లు కావాలి వాళ్ళు ఎలెక్ట్ కావాలంటే. అంటే 38 మంది, 119లో 38 మంది మా వాళ్ళు ఉంటే ముగ్గురికి ఛాన్స్ వస్తుంది. ఆ 38 ముగ్గురికి పంచితే ఒక్కొక్కళ్ళకు 13 ఓట్లు రావాలి. ఇది ఈ రూల్ నంబర్ 250 చెప్తుంది ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో. అయితే అక్కడ జరిగింది ఏంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుల వారి ఆదేశం ప్రకారం, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ గారి ఆదేశం ప్రకారం ముగ్గురు అసెంబ్లీ నుంచి స్పీకర్ గారి ఆఫీస్ మమ్మల్ని అడిగింది కాబట్టి
నేను, గంగుల కమలాకర్ గారు, హరీష్ రావు గారు ముగ్గురం నామినేషన్ వేసినాం. అయిపోయింది. నామినేషన్ వేసినాం, ఇన్ని రోజులు అయింది. సడన్గా గాంధీ గారు ఇప్పుడు పుట్టుకొచ్చారు కొత్తగా. పోనీ గాంధీ గారు పుట్టుకొచ్చారు, అప్పుడు ఏమైంది? 13 మంది వేయవలసినటువంటి 13 మంది గల కమిటీకి మేము ముగ్గురం, వేరే పార్టీలు ఎవరెవరు ఎంతమంది అంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ పడ్డది ఎవరు? గాంధీ గారిది పడ్డది. అంటే 13 మంది కంటే ఎక్కువ మంది నామినేషన్లు వేసినట్టు కదా లెక్క. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎలక్షన్ చేయాలి. ఎలక్షన్ జరిగిందా? జరగలేదు. మరి హరీష్ రావు గారు నామినేషన్ ఎట్టిపోయింది? కమిటీలో వారి పేరే లేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి 3 పేర్లు ఇచ్చినాం, 3 నామినేషన్ చేసినాం. మా ముగ్గురుది ఉంటూ ఒకవేళ గాంధీ గారిది ఉంటే ఓకే, అది 13 లోపల ఉంటే. నామినేషన్లు 13 కంటే ఎక్కబడ్డప్పుడు, గాంధీ గారు కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ ఎందుకు జరగలేదు? పోనీ మరి గాంధీ గారికి ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఈ 250 రూల్ నెంబర్ 250 ప్రకారం ఏదైతే చెప్పినామో, ప్రిఫరెన్షియల్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ ప్రకారం 13 మంది ఓట్లు కావాలి. మరి గాంధీ గారికి ఎవరు, ఏ 13 మంది సపోర్ట్ చేసినారు? బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు. ఎవరు బలపలిచినారు? ఎట్లా వచ్చినాడు? ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ని నియమాల్ని, ఇన్ని సాంప్రదాయాల్ని తుంగలో దొక్కి వారి తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి, వారు ఏదైతే చేసే తప్పుల్ని ప్రజలకు పోనీయటానికి తెలియవద్దనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ పిఏసీ చైర్మన్ ప్రక్రియ వాళ్ళు చేసినారు. అయితే మరి గాంధీ గారు ఎవరు? ఇప్పుడు ఇదొక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అన్నారట, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మనిషినే అని. ఫస్ట్ పిఏసీలో మిమ్మల్ని చైర్మన్ పెట్టే సందర్భంలో హరీష్ రావు గారు వేసిన నామినేషన్ ఎటుపోయింది? ఆయన పేరు ఎందుకు లేదు కమిటీలో? ఒకవేళ మీరు తీసేస్తే దేని ప్రకారం తీసేసినారు? ఎందుకు తిరస్కరణ చేసినారు? ఇవన్నిటికీ స్పీకర్ గారు वज़ीर आला एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुस्लिम ख़वातीन के लिए बुर्का तकसीम करना शुरू कर दिया है, जो कि पार्टी की तारीख में पहली बार हुआ है। मुंबई के बायकल्ला इलाके में शिंदे ग्रुप के एमएलए यामिनी जादव के जानिब से लगाए गए होर्डिंग्स के जरिए इस इक़दाम की तशहीर की गई। इसके बाद मदनापुरम के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करके मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का फराहम किए गए। उद्या ग्रुप के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने शिवसेना के इस फैसले पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले रुकन असम्बली को भी बुर्का पहनना चाहिए, क्योंकि आने वाले इंतखाब में इन्हीं बुर्का पहनकर आवाम का सामना करना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि वरना आवाम उन पर जूतों से हमला कर सकते हैं। राउत ने इस बात पर भी तंज किया कि यह इक़दाम शिवसेना के हकीकी अवामी खिदमत के बजाय सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया सब डिविजनल दफ्तर की हेड क्लर्क राजीव नैन की छोटी बहू अलंकृता साक्षी को 60 लाख रुपए की पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका फराहम किया है। अलंकृता साक्षी, जो नवगछिया के समरा गांव के शंकर मिश्रा की बेटी है और जो फिलहाल झारखंड के कोडरमा में मुकीम है, ने इससे कबल बेंगलुरु में विप्रो और सैमसंग हार्डवेयर में काम किया है। साक्षी के ससुर राजीव नैन चौधरी ने बताया कि गूगल में शामिल होने से पहले अलंकृता साक्षी बेंगलुरु में विप्रो में 2 साल और सैमसंग में 1 साल काम किया है, जहां उनका इंतखाब गूगल में हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि आज सितंबर 2023 को उनके बेटे
मनीष कुमार की शादी अलंकृता साक्षी से हुई थी और मनीष भी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने अपने एक ताज़ा बयान में इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर रियासत में अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट को खरीदने और पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। चंपई सोरेन के इलाके में एक जलसे आम से खिताब करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर रही है और रियासती सियासत में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के नुमाइंदे मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उनके पास कई अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट है, जिससे वाज़ेह होता है कि वे सियासी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं। बहुत बड़ा जो इनका गुरु है उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करें, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदौलत सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म। कोई किसान इस देश में नहीं बचता। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार, राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है। और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक, 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया। हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब का आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है। अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है। बोलता है 1 लाख गरीबों को आवाज देंगे और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे? कौन देगा उसको पैसा, आवाज? लेकिन ये आवाज आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवाज बन के तैयार होगा। ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है। तो इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा। हम इन्हीं बातों के साथ बात समाप्त करके आगे जाना चाहेंगे। बहुत सारा काम है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा, अनेक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों का आंख का आंसू पोंछने के लिए नहीं निकला। 2000 लोकसभा चुनाव में उसकी घमंड को चूर चूर किया गया और सरकार बनाने के लिए एन केन प्रकार बैसाखी के सहारा अभी लोग सरकार चला रहा है। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अधिक गरीब गुरुआ लोग यहीं रहता है, लेकिन इसको दूसरा देश का लोग बोलता है सोना का चिड़िया, दूसरा राज्य का लोग बोलता है सोना का चिड़िया। काहे भाई सोना का चिड़िया? यहां तो गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। काहे के लिए सोना का चिड़िया भाई? ये सोना का चिड़िया अमीर और व्यापारी लोगों के लिए है और उनकी गिद्ध नजर हमेशा इस राज्य में पड़ी रहती है। 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके मरा था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने इस राज्य का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को।
और वो भी ऐसा दिन जब काम धंधा सब बंद, मजदूरी भी बंद। बेचारा गरीब अगर एक दिन मेहनत नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। लेकिन उस समय हमारी राज्य की महिला दीदियों ने हमारे साथ खड़ा होकर के इस राज्य के गरीबों को मुफ्त में खाना बना बना करके खिलाने का काम किया था। जब हम कुछ काम करें यहां के लिए, मेरे पीछे दुनिया भर का झूठा आरोप लगाना शुरू करे, कभी ईडी कभी सीबीआई। 2 साल तक हमको परेशान किया, 2 साल तक कोरोना हमको परेशान किया, और 2 साल तक ये हमारा विपक्ष का लोग। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री है शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते, अभी भी पैसा अटका। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठा रहा है और हाल ही में नए केसेस सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में कोविड-19 का नया सब वेरिएंट XEC वेरिएंट फैलने लगा है, जिससे आलमी सतह पर सेहत के माहिरीन की गहरी नजर है। XEC का पहला केस जर्मनी में रिपोर्ट हुआ था और अब ये नीदरलैंड और मगरबी यूरोप के दीगर हिस्सों में भी फैल रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह सब वेरिएंट चंद माह में अपनी फैलाव के आला सतह तक पहुँच सकता है। डॉक्टर और सियासतदान इस नए सब वेरिएंट पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके बारे में है कि ये साबका सब वेरिएंट KP311 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लॉस एंजलिस टाइम्स के बात करते हुए कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर ने कहा कि XEC भी अपनी इब्तदाई मराहिल में है और आलमी सतह पर इसके असरात को महसूस करने में चंद हफ्ते से लेकर महीनों तक का वक्त लग सकता है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर एक काबिल तशवीश सब वेरिएंट है जो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल को गीले मैदान की वजह से मंसूख कर दिया गया। मंगल को पूरे दिन बार बार मुआयना करने के बाद सहपहर 3:04 पर खेल को मंसूख करने का फैसला लिया गया। अगरचे दूसरे दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन शहर में रात भर कुछ मकामात पर भारी बारिश के बाद मैदान के कुछ हिस्से गीले हो गए थे। मैदान को खुश्क करने के लिए बिजली के पंखे इस्तेमाल किए गए, लेकिन एम्पायर्स ने महसूस किया कि गीले पिच की सतह अभी तक महफूज नहीं है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फाइनेंस कमीशन के कर्जों और सूद की अदायगी में मदद की अपील की। पवन कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सैलाब मुतासिरीन के लिए 1 करोड़ का चेक पेश किया। BRS लीडर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने PAC चेयरमैन के ओहदे पर पार्टी छोड़कर आए MLA की तकर्रुरी पर किया एतराज। हेमंत सोरेन का इल्जाम, BJP अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट को खरीदने की साजिश में मुलव्विस। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।